प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं हूं आनंद जाट। मैं आपके MP 360 जो बैच ग्रुप है इसमें मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। पिछले 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। इंदौर भोपाल मेरा गढ़ रहा है, वहां पर मैं पढ़ाया है। पिछले 2012 से मैं लगातार इस फील्ड में हूं। मेरे पढ़ाने की खास बात क्या है, इसको समझ लो भैया। इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे कठिन विषय है। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन विषय इकोनॉमिक्स है, उसमें भी इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे कठिन विषय है और इसको जानने वाले लोगों की संख्या भारत दुनिया में बड़े कम है। आप यदि इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड वगैरह वहां पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो दुनिया का ये सबसे कठिन विषय मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल बातों में, प्रैक्टिकल फोटोग्राफ्स के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और मेरे पढ़ाने की सबसे खास बात रहेगी कि मैं आपको कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपको मेन एग्जाम के आंसर में लिखने में, पॉइंट लिखने में उपयोगी होंगे और आपको टॉप स्कोर तक लेके जाएंगे। देखो छात्रों, एक बात समझना, ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कॉमन पॉइंट लिखते हैं, मतलब जो सब लिखते हैं वैसे पॉइंट लिखते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे मेन एग्जाम देने जाएंगे, सभी यदि एक जैसे पॉइंट लिखते हैं तो उन पॉइंटों पे कॉपी चेक करने वाले स्कोर नहीं देते हैं और कॉमन स्कोर ही देते हैं। आपको यदि हाई स्कोर चाहिए, टॉप स्कोर चाहिए, तो एक विशेष प्रकार का एनालिसिस और रिसर्च किया हुआ पॉइंट हो, करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट हो, प्रैक्टिकल पॉइंट हो, किसी रिपोर्ट या किसी कमीशन की रिपोर्ट या कमेटी की रिपोर्ट में से निकाला गया हो, सरकार की रिपोर्ट में से निकाला गया हो, इकोनॉमिकल रिव्यू में से निकाला गया पॉइंट हो, तो आपको हाई स्कोर मिलता है। तो मैं आपको बुलेट पॉइंट में ऐसे पॉइंट ही बताऊंगा जो आपको हाई स्कोर लेके जाएंगे। खासतौर पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 11 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जो आपको नंबर मिलेगा 10 से कम नहीं मिलेगा। 11 मार्क्स में से 10 तो मिनिमम मिलना ही है। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं। मेरे पॉइंट्स को समझ लिया तो आप इतना समझिए कि आपको टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो टॉप रैंक की बात कर रहा हूं। कॉमन पॉइंट पढ़ोगे तो मेहनत लगेगी, मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। आप बुलेट पॉइंट पढ़ो, मेरे रिसर्च किए हुए पॉइंट पढ़ो इकोनॉमिक्स के पेपर में, तो आपको हाई स्कोर मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी। प्यारे छात्रों, मैंने ये अपने बारे में बताया। अब मैं अनअकैडमी के बारे में बात करता हूं। भैया हमारे अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पर भी हमारी लाइव क्लासेस हैं। बेहतरीन एजुकेटर से इनसे आप चैट कर सकते हैं, इनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में, उनसे 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं और वे वहीं पर आपका आंसर भी देंगे। स्पेशल क्लासेस में ऑन स्पॉट देंगे और यूट्यूब की क्लास में जो है बाद में दे सकते हैं। साथ में लाइव टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, लाइव टेस्ट क्विज भी है। देखो, एक अनकॉन्शियस माइंड का एक फंडा होता है और तैयारी का फंडा भी समझ लो आप। तैयारी का फंडा यह है कि आज यदि किसी चीज को आपने पढ़ लिया तो आप उसको रिवाइज भी आज ही कर लो और आज ही उसका टेस्ट भी दे दो। तो मैं आपको कह रहा हूं, वापस उसको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम तक एज इट इज दिमाग में बैठा रहेगा। तो हमारा जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, पूरा क्लास प्रोग्राम है, ये पूरा इसी तरह से जुड़ा हुआ है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अनकॉन्शियस माइंड और आपके कॉन्शियस माइंड, तीनों को समझते हुए हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है। इसके ऊपर हमने गहरा अध्ययन किया। हमने एक चीज और देखी कि किसी चीज को रेगुलर, परमानेंट अपने दिमाग में रखना है तो इस तरह के वीडियोस या क्लास के जो वीडियोस होते हैं उनको हम बार बार देखें। इसलिए अनअकैडमी ने अनलिमिटेड एक्सेस कर दिया है। मतलब आप बार बार उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा है, अभी इस वीडियो में जो देखा है, वो आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। मतलब पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, आपको केवल वीडियो बार बार देख देख के ही आप सिलेक्शन ले सकते हो, टॉप स्कोर ले सकते हो। हाँ, तो अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारी अनअकैडमी के कोर्स को आप रजिस्टर कीजिए, अपने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाइए, आप सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, लेकिन रजिस्टर करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप जरूर कीजिए।
आपको करना कुछ नहीं है, एक वेबसाइट हमारी जो है unacademy.com आप सर्च कीजिए तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। सब कुछ हमारा इसमें पूरा सिस्टम मिलेगा। टीचर्स जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं वे अलग अलग उपलब्ध हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनका वॉच टाइम के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है। तो आप इन टीचर्स को, जिन टीचर से पढ़ना चाहते हैं उनको क्लिक कीजिए तो आपका उनका वीडियो चलेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो भी एक अलग व्यवस्था है उसमें, है ना। आप किसी मीडियम में, अलग विशेष मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कई लैंग्वेज में हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप के पास लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था नहीं है या कहीं आप ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां लैपटॉप साथ में नहीं ले जा सकते तो आप हमारा मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड पे जाएं या iOS पे जाएं और वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप जो है इंस्टॉल कीजिए और अपनी प्रोफाइल को खोलिए और या अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर कीजिए और हमारे जो है स्टडी का लाभ लीजिए। भैया सब्सक्रिप्शन यदि लेते हो तो थोड़ी सी हमारे यहाँ अभी अभी हाल ही में फीस में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी क्या हुई है, पहले 1 मंथ की जो फीस होती थी वो 1400 रुपीज होती थी, उसको 200 रुपया बढ़ाकर 1600 कर दिया। 3 मंथ्स की फीस 3500 रुपीज होती थी, उसको बढ़ा के हमने 4000 रुपीज कर दिया। 5600 रुपीज जो है 6 मंथ की फीस होती थी, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 7200 रुपीज कर दिया। पहले पूरे 12 महीने पढ़ने के लिए 7000 रुपए ही पे करने पड़ते थे, उसको बढ़ा के हमने 8800 रुपीज कर दिया। 24 मंथ्स की जो फीस पहले 8400 रुपीज ही होती थी, उसको बढ़ा के हमने 12800 पे कर दिया। अब ये क्यों किया? वजह है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ऑफ टीचर्स जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, जो आपको हाईएस्ट स्कोर करवाएंगे। साथ ही हम लोग कंटेंट, स्टडी मटेरियल बहुत सिस्टमेटिक आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपको मैगजीन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। मैगजीन को लिखने में बहुत मेहनत लगती है, टीचर्स की भी लगती है, राइटर्स की भी लगती है। तो वो सब चीजें जो है, सुविधाएं आपकी बढ़ रही हैं। इन सब की वजह से आपकी फीस बढ़ी। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज कीजिए, SP आनंद जाट, वहां पर लिखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा फीस में डिस्काउंट मिलेगा। अभी करीब 10% चल रहा है, आगे भविष्य में बढ़ेगा भी, तो वो भी आप वहां पर ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप कर दीजिए, आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। और यदि आप हमारे रेगुलर सब्सक्रिप्शन के साथ में आप वीडियोस देखते हैं तो आपको टॉप स्कोर ले जाने पे हम समझते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखिए, ये भारत सरकार की बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस स्कीम है, मतलब सरकार इससे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखती है। ये योजना बहुत बृहद स्तर पर शुरू हुई। इसके ये कोई एक योजना नहीं है, ये असल में 7 योजनाओं का एक कह सकते हैं समूह है, ग्रुप है। तो इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिससे भारत के आधे से ज्यादा लोगों का हित जुड़ा हुआ हो, इससे बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली हो, भारत की तस्वीर जिस वजह से बदलने वाली हो, इस ऐसी स्कीम के ऊपर एनालिसिस जो है आना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं 101% कह सकता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर MPPSC 101% क्वेश्चन करेगी। यदि किसी स्कीम्स के बारे में पूछा तो ये जरूर पूछेंगे ये लोग, और इसके ऊपर एनालिसिस आपसे मांगेंगे, है ना। तो आपको मैं आज इस चैप्टर में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में पढ़ाऊंगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है ये आपको बताऊंगा। इस योजना के जो कंपोनेंट्स कौन कौन से, मतलब इसमें जो 7 योजनाएं आती हैं उनको हम विस्तृत रूप से समझेंगे, और इस योजना का क्या फायदा होगा ये भी हम लोग समझेंगे। फिर एक और पार्ट जो रहेगा, बचेगा शेष, वो रहेगा कि आपको इस योजना का एनालिसिस आपको देना पड़ेगा कि अभी तक क्या हुआ। तो अभी तक क्या हुआ इसके ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर्स में हर एक योजना के साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन आपको एक विस्तृत रूप से समझना है तो आपको हमारी स्पेशल क्लास में आना पड़ेगा। चलिए इस योजना के उद्देश्य को थोड़ा सा समझते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक ऐसी अवसंरचना बनाना जो कि कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो है बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए और किसानों की क्षमता को बढ़ा दे और खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ा दे। आप बोलोगे कि ये क्या बातें हुई, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। पहले आप समझिए
कि एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं। मतलब कृषि प्रसंस्करण वस्तुएं क्या होती हैं और खाद्य प्रसंस्करण वस्तुएं क्या होती हैं। कृषि प्रसंस्करण वस्तुएं आपने देखा होगा कि कई आप मॉल वगैरह में कभी गए होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि एक पैकिंग में एक बड़ा सा इस तरह का जो तस्वीर दी हुई है, इस पैकिंग में आप देख रहे हैं इस तरह से टमाटर सब्जियां वगैरह बिल्कुल रखी होती है। और आइए देखा होगा आपने कि सब्जी बड़ी साफ सुथरी और बड़ी छटी हुई होती है, इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? मतलब आपको आमतौर पर यदि टमाटर 20 रुपए में मिल जाते हैं तो आप यदि इस तरह से पैकिंग में यदि टमाटर लेते हो तो वो 40 रुपए तक मिलते हैं। और केचप केचप आप इतना मान के चलिए कि ये तो आजकल 100 रुपए से ऊपर 125 रुपए तक आता है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो ये फूड प्रोडक्ट है और ये एग्रो प्रोडक्ट है ना। ये खाद्य प्रसंस्करण की वस्तुएं हैं टमाटर केचप, और अच्छा जो है ग्रेडेड और साफ सुथरा टमाटर जो है वो है कृषि प्रोडक्ट है, कृषि एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इस योजना का जो उद्देश्य है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी उपयोगी हो जाए, मतलब केचप बनाने के लिए भी, केचप जैसी चीजों के लिए भी उपयोगी हो जाए, और जो है ग्रेडेड प्रोडक्ट मतलब एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के लिए भी उपयोगी हो जाए। देखो एक बात मैं समझाऊं आपको कि आमतौर पर हमारे यहाँ का जो किसान होता है, ये किसान अपने एक सामान्य रूप में सब्जियां बेच देता है। उन सब्जियों में को थोड़ा सा आप यदि किसी प्रोसेसिंग प्लांट में लेके चले जाएं, एक प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाएं, उनकी अच्छी खासी सफाई हो, उनकी छटनी हो, उनकी ग्रेडिंग हो, तो आपको क्या लगता है कि वो सब्जी उतनी सस्ती रहेगी? नहीं, उसकी कीमत बढ़ सकती है जैसा यहां पर है। इस तरह से पैक होके यदि आता है तो बढ़ता ही, और ये एक्सपोर्ट हो सकता है, निर्यात होती है हमारे यहां से बहुत सी सब्जियां और अच्छी कीमत मिलती है। फिर अभी सब्जी में जो है मिट्टियां लगी हैं या कुछ सब्जियां जो बहुत अच्छी हैं उसके साथ में कुछ थोड़ी सी खराब खराब सब्जियां भी आ जाती हैं, तो होता क्या है कि इस चीज को ग्राहक जो है पसंद नहीं करता है। एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट की डिमांड होती है कि इसको साफ सुथरा और ग्रेडेड प्रोडक्ट लिया जाए, और इसको आप यदि और अच्छी कीमत में बेचना चाहते हैं तो इसको फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना लें। जैसे आप चिप्स भी बना सकते हैं। अब चिप्स क्या है, एक आलू बहुत महंगा नहीं है। आलू खूब से खूब एक आलू की कीमत 25 पैसे से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट बन जाता है। यही तो फूड प्रोसेस प्रोडक्ट है। यदि ये चीज को किसान फॉलो कर ले तो मैं मानता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था के दिन पलट जाएंगे। जो सरकार कह रही है ना कि 2025 तक हम सर किसानों की आमदनी को डबल कर देंगे, डबल कर देंगे, कोई हवा में नहीं बोल रही है सरकार। सरकार चाह रही है कि ऐसा हो वाकई में, लेकिन कैसे होगा? दो चीजों से होगा। ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, इन दोनों चीजों की वजह से होगा। एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के माध्यम से होगा और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के माध्यम से होगा। इस योजना को बहुत ज्यादा भी सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन वो सफलता नहीं मिलने का जो मेन कारण है वो जो है वो है कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसानों का तो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि मिला तो आप इतना मान के चलिए कि किसानों के दिन पलट जाएंगे। क्योंकि ऐसे आप सामान्य रूप में जो किसान होता है वो टमाटर कितने में बेच देता है? आप मानिए 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में, ऐसी स्थिति बताइए। 2 रुपए 5 रुपए किलो में टमाटर बेच रहे हैं, और वो थोड़ा सा छटाई वटाई हो के यदि मॉल में चले जाता है तो वो 40 रुपए किलो का हो जाता है, 50 रुपए किलो का हो जाता है। बाजार में यदि 20 रुपए किलो का है ठेलों वगैरह पे, तो मॉल में 40, ज्यादा कीमत है उसकी। कटी हुई भिंडी की आपने वो देखी होगी, सब्जी का पैकेट देखा होगा, छटी हुई भिंडी होती है उसमें से बिल्कुल काट के, अरे उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी मुझे बताइए ना, और उसकी कीमतें दुगनी हो जाती हैं। तो ये एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो है, ये एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट में ऐसी व्यवस्था होती है, इससे किसानों के दिन पलट सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा इस तरह से चलता है। थोड़ा सा समझ लीजिए, किसान संपदा योजना का हम पूरा एक कहें तो एक पूरा पहलू, हम सारे पहलू इसके देखना चाहते हैं तो यहां पर पूरा विस्तृत लिखा हुआ है। देख यहां पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि किसान एक बेहतरीन मशीनों के माध्यम से अपना उत्पादन करते हैं, अपनी फसलों को काटते हैं। अब जैसे ये मक्का है, मक्का का आप उदाहरण देख रहे हैं, बिल्कुल उसको आगे जाके छटाई की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स है उनकी छटाई की जा रही है ना। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है
वो छांटा जा रहा है। बेकार क्वालिटी का जो खराब हो जाता है उसको अलग कर दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेसिंग चलती है और इनको फिर क्या होता है, मॉल वगैरह में अच्छी कीमत पर बेचा जाता है। तो सरकार चाह रही है कि किसानों के दिन पलटे, किसान लाभ में आ जाए। इसके लिए मैं ये मानता हूं ये स्कीम बहुत अच्छी है, इसको सफलता मिलना चाहिए और यदि इसको सफलता मिली तो वाकई में तरक्की सुनिश्चित है। अब एक बात और समझिए फूड प्रोसेस प्रोडक्ट के बारे में। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है। जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब आपके प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था कि किसान यदि कच्ची केरी बेचता है, कच्चा आम बेचता है जिसको आप कहते हैं, तो वो बहुत कम कीमत में रहता है और इसके खराब होने के चांस भी ज्यादा है। एक कच्चा आम 2-4 दिन 8 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता, फ्रिज में भी रख देंगे तो 8 दिन उसकी आयु है, एज है बस। लेकिन आप इसका अचार बना ले तो, मुरब्बा बना दे तो ये काफी दिनों तक टिक सकता है। 6 महीना साल भर तो टिकेगा ही टिकेगा। और यदि आप उसको किसी मॉल में बिकवाते हैं तो वो एक अच्छी कीमत देता है। तो यदि किसान को इन चीजों का फायदा मिल जाए, आमतौर पर मिलता नहीं है, हो नहीं रहा ऐसा, मल्टीनेशनल कंपनियां इसका फायदा उठा रही है। ये प्रोसेस जो है ना करना किसान को चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं और किसान घाटे में वही क्यों है। अरे प्रोडक्ट किसका, आप ये तो सोचिए ना, ये कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है क्या, ये तो बहुत सामान्य चीज है। मुरब्बा क्या हम नहीं बना सकते, हमारी माताएं हजारों सालों से बना रही है। क्या कच्चे आम का अचार हम लोग नहीं बना सकते, हजारों सालों से बना रहे, हमसे ज्यादा टेस्टी कंपनी वाले बना ही नहीं सकते। लेकिन क्या है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप आती नहीं है, तो बस उसी का परिणाम है कि हम नुकसान में है, किसान नुकसान में है। इसलिए इस योजना में 7 योजनाओं को लाया गया है ना। तो इसलिए इसको अम्ब्रेला स्कीम भी कहते हैं। भाई अम्ब्रेला स्कीम इसलिए कहते हैं कि 7 योजनाएं, जिन जिन योजनाओं में 7 योजनाएं जो घटक कंपोनेंट स्कीम होती हैं उनको अम्ब्रेला स्कीम्स का टैग मिल जाता है। 7 योजना में पहली है मेगा फूड पार्क, सेकंड है एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, है ना, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ये 7 योजनाओं को यदि मिला देते हैं तो इस देखो ये क्या है, ये स्कीम लाने के पीछे वजह क्या है। क्योंकि हम यहां पर देखें तो मेगा फूड पार्क स्कीम जो आई है ये तो बहुत पहले आ गई थी, 2008 में आ गई थी, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। क्योंकि इसके पीछे एक योजना को भी सक्सेस होने के लिए उसमें और भी घटक चाहिए। तो इन 7 योजनाओं को मिलाने के पीछे सरकार का मकसद था कि एक के पीछे एक स्कीम जो है वो सक्सेस होगी। देखो एक बात मैं आपको एक उदाहरण तौर पे समझाऊं। क्या होता है कि हमारे यहां यदि एक फैक्ट्री लगी है, कार बनाने की फैक्ट्री है। अब कार बनाने की फैक्ट्री है, लोहा मान लो कि जापान से आता है, मान लो उदाहरण के तौर पर मान लो, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उसके जो होते हैं जापान से आते हैं, टायर उसके जर्मनी से आते हैं और असेंबल भारत में होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो कार कोई सस्ती होगी या बहुत ज्यादा बिक सकेगी? नहीं बिकेगी। आप जानते हैं महंगी कार नहीं बिकती है ज्यादा, सस्ती कारें ज्यादा बिकती है। ऑडी कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना मारुति वालों को होता है या टाटा वालों को होता है। ज्यादा इनका प्रॉफिट है, इनकी सेल्स ज्यादा है क्योंकि सस्ती कार बनाते हैं। तो क्या होता है कि यदि इंपोर्टेड प्रोडक्ट हो जाएंगे, इधर उधर से हो जाएंगे, तो बहुत कीमत जो है वो बढ़ जाती है। और इसी कार के सारे प्रोडक्ट जो एक ही क्षेत्र में मिल जाए, जैसे आपने देखा होगा कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का हब जो है वो है कहां पर, ये गुड़गांव में, है ना, गुड़गांव में है। अब गुड़गांव में क्या है, पास में ही उसके स्टील प्लांट्स हैं, पास में ही उनके टायर प्लांट्स हैं, पास में ही उनके, मतलब एक गुड़गांव में सारी चीजें मिल जाती है। तो उस वजह से उनकी जो वहां पर यूनिट जो है बड़ी सक्सेसफुली चलती है। ऐसा का ऐसा मेगा फूड पार्क के साथ है, ऐसा का ऐसा अदर स्कीम्स के साथ है। ये स्कीम एक दूसरे की पूरक है, इसलिए इनको एक प्लेटफॉर्म में लाया, इसका नाम रखा किसान संपदा योजना। ठीक है, तो हम जो है पहले इस किसान संपदा योजना के फायदों को समझ लेते हैं, एडवांटेज इसको हम समझ लेते हैं। पहली बात कि इस योजना से बहुत ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ी होने वाली है।
इससे बहुत ज्यादा रोजगार भी मिलने वाले हैं। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, आप एक स्थिति समझिए। हमारे एक किसान किसान जो है वो खेती कर रहा है और मेहनत कर रहा है, गेहूं उपजा रहा है। किसान का बेटा पढ़ लिख के जॉब ढूंढने जाता है, उसको जॉब चाहिए, है ना। और इन तीनों को एक सिस्टम में मिलाता है, एक पूरे बिजनेस साइकिल में मिलाता है कौन? एंटरप्रेन्योर। अधिकतम एंटरप्रेन्योर भारत के नहीं है, अधिकतम एंटरप्रेन्योर तो विदेशी हैं, जैसे नेस्ले, कैडबरी वेडबरी, ये लोग क्या कर रहे हैं? हम मैगी प्लांट वाले क्या कर रहे हैं? मैगी प्लांट वाले क्या कर रहे हैं? किसान मेहनत कर रहा है, उन्हीं के बच्चों से, उन्हीं वो किसान जो है गेहूं उत्पादन कर रहा है और उन्हीं के बच्चों से मैगी की सेल्स करवा रहे हैं, सप्लाई करवा रहे हैं। और प्रॉफिट कौन कमा रहे हैं? ये एंटरप्रेन्योर विदेश में बैठे आराम से वहां पे किसी बीच के ऊपर बैठ के जूस पी रहे होंगे। और यहां पर मेहनत कौन कर रहे हैं? हम। और प्रॉफिट में कौन है? वो। आपको नहीं लगता ये पूरा बिजनेस साइकिल जो है अनबैलेंस है? अरे किसान संपदा योजना इसीलिए तो लाए कि इस व्यवस्था को पलटना है, चेंज, इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए ये जो है स्कीम आई है, किसान संपदा योजना। मेरे हिसाब से अब आप इसका मकसद जो है समझ गए होंगे। यदि हमारे यहां ये दिन आ जाए कि हम इन एंटरप्रेन्योर्स को जो है समाप्त कर दें, इन एंटरप्रेन्योर्स को नहीं रखें, हम ही एंटरप्रेन्योर बन जाएं, हमें जॉब नहीं चाहिए, हम खुद एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, हम खुद अपना मैगी से बेहतरीन प्रोडक्ट लाएंगे, मैगी से सस्ता और अच्छा लगे। अरे मैगी में तो मैं क्या बताऊं कि वो तो मैदा मिला हुआ है भाई, असली गेहूं नहीं है। ज्यादा खाओगे तो पेट दुखने लगेगा। किसान, अरे गेहूं बहुत महंगा नहीं आता। आप जानते हैं कि मात्र 75 ग्राम का मैगी 12 रुपए में आता है। अब 75 ग्राम गेहूं पता है कितने का? 50 पैसे का, 1 रुपए का, बस 1 रुपए से ज्यादा का नहीं। और उससे मैगी मैगी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी होगी भाई? नूडल्स बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? उसको इतना ज्यादा महंगा 12 रुपए में बेचा जा रहा है। ये एंटरप्रेन्योर्स ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे, तो दूसरे आके, विदेशी कंपनी आके हमारे यहां पर फायदा उठा रही इन चीजों का। तो ये जो स्कीम है, आप समझ गए होंगे कि ये किस लिए लाई गई। हम जॉब को करें ना, किसान करे जॉब को ना, किसान के बच्चे करें जॉब को ना, और एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो बिजनेस साइकिल सुधरेगा और हमारी आमदनी बढ़ेगी, है ना। तो हमें एक स्टार्टअप्स जो है शुरू करने का सरकार सोच रही है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो इस फील्ड में उतरे, ज्यादा से ज्यादा युवा आए और एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, किसान संपदा योजना के माध्यम से इसकी स्कीम्स का फायदा उठा उठा कर करेंगे, तो हम जो है बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं, किसान के घर पैसों की बारिश हो सकती है। ये सरकार ने सोचा है, गलत तो नहीं सोचा। अब थोड़ा सा सहयोग की भी जरूरत है भाई, किसानों को इन चीजों की जानकारी नहीं है, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हो सकता है कि कोई किसान उसको गहराई से समझे और उनका कुछ अच्छा हो सके। अगला, इस योजना के माध्यम से मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन श्रृंखला, ये सभी 7 स्कीम एक साथ मिला दी है। ये बात हम कर चुके हैं कि 7 स्कीम मिलाने से एक दूसरे की पूरक योजनाएं, सभी जो योजनाएं सक्सेसफुल होंगी। ये भी पॉइंट आप उसके लाभ में लिख सकते हैं, प्रॉफिट्स में लिख सकते हैं। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है, मैं एक स्थिति आपको समझाता हूं। मेरे गांव के पास एक गांव है, वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा, वहां की सॉइल ऐसी, मिट्टी ऐसी है कि वहां पर टमाटर का प्रोडक्शन बहुत होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो टमाटर का क्लस्टर है। लेकिन वहां टमाटर ज्यादा पैदा होने की वजह से व्यापारी लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। अब ज्यादा टमाटर पैदा होता है, इसलिए उनसे 2 रुपए या 1 रुपए किलो में टमाटर जो है परचेज करते हैं, और वो व्यापारी लोग उसको 40 रुपए 50 रुपए मार्केट में सेल करते हैं। यदि उस गांव में टमाटर कम पैदा होते तो शायद 2 रुपए 5 नहीं मिलते उनको, 5 रुपए 10 रुपए तो कम से कम टमाटर प्रोडक्शन के मिलते। कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि किसान सोचते हैं कि टमाटर को हम जो है निकाल के लाएं तो हमें महंगा पड़ता है, उससे अच्छा है कि उसको खाद बन जाने दें, उनको कीमत ही नहीं मिलती है, क्योंकि वो क्लस्टर है, वहां बहुत ज्यादा टमाटर का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस स्थिति को पलटना चाहिए? क्या किसान वहां के टमाटर उत्पादन करना बंद कर दे? अरे वो तो बंद कर देंगे भैया, यदि इस तरह से चलता रहे तो बंद कर ही देंगे। तो परिस्थितियों को पलटने की जरूरत है। वहां पर आप केचप प्लांट क्यों नहीं लगा देते?
है ना। उसी गांव की अब आपको स्थिति बताऊं कि पहले ऐसा था, जो आपको जितनी बातें बता रहा हूं वो पहले ऐसा था, लेकिन हाल ही में रिलायंस फ्रेश ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे एक प्लांट लगाया और वहां के लोग जो है केचप बनाने लगे। अब 2 रुपए किलो में बेच तो रहे थे टमाटर। अब 1 किलो केचप बनाने के लिए उनको लगभग आप इतना मान के चलिए कि 2 किलो टमाटर की जरूरत होती है, मतलब 4 रुपए की टोटल लागत। 11 रुपए बनाने में आता है, लगभग 15 रुपए का पूरा जो है एक केचप पैकेट लग जाता है। और रिलायंस फ्रेश उनको जो है करीब किसानों से केचप 60-65 रुपए में खरीदते हैं और उस केचप को अपने मॉल में दुगनी कीमत में बेचते हैं। भाई दिखती बात है, रिलायंस उसका प्रॉफिट लेता है, उनके सेल्समैन को भी देता है, टैक्स भी पे करता है। लेकिन किसान जहां 2 रुपए 5 रुपए किलो में बेच रहा था, वो 50 रुपए 65 रुपए तक बेच रहे हैं एक एक केचप। अब पहले की स्थिति क्या थी, वहां पर किसान निर्धन हो रहे थे टमाटर की वजह से। अब की स्थिति क्या है कि वहां किसान बहुत अमीर हो गए हैं टमाटर की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि यदि अच्छा ये जो रिलायंस फ्रेश काम कर रही है, ये काम सरकार नहीं कर सकती क्या? अच्छा कोई बड़ा और भी इंटरप्रेन्योर नहीं आ सकते क्या? क्या रिलायंस ही आएगी ये काम सब करने के लिए? क्या ठेका ले रखा अंबानी अडानी ने? और इसमें कोई बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस केचप को प्लांट लगाने में ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए की लागत आई है। मात्र 7 लाख रुपए की लागत में प्लांट खड़ा हो गया, जो पूरे गांव के लिए केचप बना रहा है, डेली का अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहा है। पैकिंग वैकिंग सब उसी में हो रहा है। 7 लाख रुपए में पैकिंग की भी व्यवस्था होगी। आप कभी जो है बहुत इंडिया मार्ट जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं, वहां पर आप यदि सर्च करेंगे तो ये केचप बनाने का प्लांट और पैकिंग वाले प्लांट की मशीनें मशीनें ये सब आपको सर्च करके मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब आती है बात मेगा फूड पार्क स्कीम की। थोड़ा सा मेगा फूड पार्क स्कीम को समझ लीजिए कि ये स्कीम जो है 2008 में शुरू हुई थी। सरकार ने इस योजना के द्वारा लगभग अभी तक 42 मेगा फूड पार्क स्थापित किए हैं। इस फूड पार्क का क्या जो है तरीका क्या है उसको समझ लीजिए। इस फूड पार्क को लाने का उद्देश्य क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए भैया, हमारे यहां पर इस मेगा फूड पार्क में किसान को एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, मतलब इंटरकनेक्टेड करती है सरकार। सरकार क्या करेंगे, या जो मेगा फूड पार्क लेके आ रहे हैं वो लोग इंटरकनेक्टेड करेंगे। एक बात को समझिए, मेगा फूड पार्क लाने के पीछे कारण क्या है। हमारे यहां पर क्या होता है कि सीजनल सीजनल मतलब एक एक मौसम में, एक खास मौसम में हमारे यहां बहुत ज्यादा सब्जियां पैदा होती हैं, लेकिन एक सीजन में वही सब्जी नहीं पैदा होती। जैसे प्याज के भाव बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि प्याज पैदा नहीं होता है। यदि और एक सीजन ऐसा आता है जब प्याज के भाव बहुत बुरी तरह से गिर जाते हैं, 5 रुपए पे आ जाते हैं, बहुत बुरी कीमत गिरती है उनकी। तो ऐसे समय में इस आपको नहीं लगता ये अव्यवस्था है? अरे भाई ये तो मौसम की व्यवस्था है, अव्यवस्था नहीं। लेकिन यदि कोल्ड प्लांट लगाए जाए, मेगा फूड पार्क लगाए जाए, तो ये स्थिति को पलटा जा सकता है ना। क्या करेंगे, किसानों को मिला देंगे, कोल्ड चेन वालों को मिला देंगे। कोल्ड चेन वाले क्या करेंगे भाई, जिस मौसम में प्याज ज्यादा पैदा हुए उनको कोल्ड चेन जो हाउस होते हैं वहां पर रख देंगे। टमाटर जिस मौसम में ज्यादा पैदा हुए वहां पे कोल्ड चेन में रख देंगे। और फिर जिस मौसम में टमाटर कम पैदा होंगे उस मौसम में इसको सप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि सप्लाई और डिमांड दोनों का एक बैलेंस बैठ जाएगा, भाव ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और ना बहुत ज्यादा गिरेंगे। कितनी अच्छी बात है। और फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स जो है उनको भी इसी एक ही प्लेटफॉर्म के साथ मिला देंगे। और जो सेल्स करने वाले हैं, दुकानदार, रिटेल शॉप वाले, इनको भी एक प्लेटफॉर्म के साथ मिला देंगे। इसी को कहते हैं मेगा फूड पार्क स्कीम। तो इसमें क्या होगा, इसके बदले में सभी लोग प्रॉफिट में रहेंगे। किसान भी प्रॉफिट में, कोल्ड चेन वाले भी प्रॉफिट में, प्रोसेसिंग प्लांट वाले भी प्रॉफिट में, खाद्य प्रसंस्करण वाले केचप वाले जो है वो भी प्रॉफिट में, और शॉर्पनर से भी प्रॉफिट में, और ग्राहक भी प्रॉफिट में रहेगा। उनको भी बहुत ज्यादा ये चीजें बहुत महंगी नहीं खरीदनी पड़ेगी। जब कम लोग ये काम करते हैं ना, और अच्छे प्रोडक्ट जो है मार्केट में उसकी सप्लाई कम है, तो उसकी कीमत ग्राहक को ज्यादा देनी पड़ जाती है। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि पैकेज टमाटर पे एक पन्नियों में पैक करके और अच्छा सा साफ सुथरा टमाटर, आलू वगैरह वगैरह जो है मॉल में मिलता है, तो बहुत महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड है। ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। मॉल में भी आप देखेंगे कि इसकी संख्या कम होती है।
लेकिन यदि बहुत ज्यादा बृहत स्तर पे होगा तो क्या इतना महंगा होगा? नहीं होगा, थोड़ा सा सस्ता भी होगा। इससे सभी फायदे में, मतलब ग्राहक भी फायदे में, किसान भी फायदे में, कोल्ड चेन वाले भी फायदे में, प्रोसेस्ड एग्रो प्रोसेस प्रोडक्ट वाले भी फायदे में, फूड प्रोसेस प्रोडक्ट वाले भी फायदे में, और रिटेल शॉप वाले भी फायदे में। सभी लोग फायदे में आ सकते हैं। हाँ, और आपको एक और बात बताऊं कि यदि हमारे यहां पर जो हमारे यहाँ कंपनियां नहीं कर रही है, वो ये विदेशी कंपनियां कर रही है। नूडल्स कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला काम नहीं, लेकिन कौन कर रहा है? आईटीसी वाले बना रहे हैं, मैगी वाले बना रहे हैं, नेस्ले कंपनी वाले बना रहे हैं। और ये पैसा कमा कर लेके कहां जाते हैं? अपने देश। इनको जो प्रॉफिट होता है भाई, रिसोर्सेस हमारा, कच्चा माल हमारा, सेल्समैन हमारा, ग्राहक हमारा, प्रॉफिट कहां? विदेश। इन सबको प्रतिबंधित करेगी कौन? ये स्कीम। तो अब जो है इस चीज की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं होगी, इन विदेशी कंपनियों की हमारी आवश्यकता नहीं होगी। एक और बात, मेगा फूड पार्क स्कीम से क्या फायदा होगा? हमारे देश में जितना फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें खाद्य पदार्थों के जो प्रसंस्करण मैंने आपको समझाया, दो होते हैं, एक तो एग्रो प्रोसेस्ड और एक होता है फूड प्रोसेस्ड। इन दोनों प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का जो हमारे यहां टोटल फूड कंजप्शन है उसमें रेशियो है ओनली 6%। सरकार मेगा फूड पार्क स्कीम को ज्यादा सक्सेस करके 20% तक लेकर जाएगी, और पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो जितना हमारे खाद्य प्रसंस्करण और फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग का जो रोल है, टोटल दुनिया में मात्र 1.5% तक का रोल है। उसको बढ़ाकर सरकार 3% तक लेके जाना चाहती है। इससे सभी फायदे में रहेंगे भाई। यहां ज्यादा से ज्यादा रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, किसान भी फायदे में आएंगे, ग्राहक भी फायदे में आएंगे, सभी लोग फायदे में रहेंगे, है ना। इससे क्या होगा? एक तो कृषि उत्पादों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, और खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने में भी मदद मिलेगी। क्या होता है कि हमारे यहां सब्जियां यदि ठेले पे मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है, तो लोग वेस्टेज भी उसका ज्यादा करते हैं। सस्ती है ना भाई, सस्ती चीज का तो वेस्टेज होगा ही होगा। लेकिन वो चीज यदि थोड़ी सी महंगी हो जाएगी तो ग्राहक भी वेस्टेज करने से, फेंकने से बचेंगे। तो ये भी एक बड़ा फायदे का सौदा होगा। किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मेगा फूड पार्क यदि आते हैं तो बहुत ज्यादा रोजगार। अरे एक मेगा फूड पार्क है ना, मध्य प्रदेश के हर एक जिले में यदि एक एक मेगा फूड पार्क लगा दे, मैं आपको दावे से कहता हूं 1% अनएम्प्लॉयमेंट नहीं निकाल सकते आप यहां पे। 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी यहां पर। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिल सकता है। तो ये जो है हम लोग लेके आ रहे हैं मेगा फूड पार्क। ये पूरे क्लस्टर पर के दृष्टिकोण पर आधारित है। क्लस्टर मतलब क्या? अरे भाई, कोई चीज किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा पैदा होती है, उसी को हम क्लस्टर कहते हैं। ज्योग्राफी के आधार पर होता है। जैसे असम में चाय बहुत पैदा होती है, कर्नाटक में कॉफी बहुत पैदा होती है, तो वैसे का वैसे ही क्लस्टर होता है। क्लस्टर वाले जो क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत है। आप यदि थोड़ा घूम के देखें, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां कुछ कोई चीज, विशेष चीज जो है बहुत ज्यादा उत्पादन होता ही है, तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? पूरा फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, है ना, और एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है लगाए जाएंगे। वो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से भी हो सकते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर तो किसान खुद अपने घर में लगा सकते हैं। आप बोलेंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर क्या? अरे किसान खुद अपने घर में छटनी कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी प्रोसेसिंग प्लांट। और कोल्ड चेन, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे पूरे प्रदेश में, क्या देश में, पूरे देश में बहुत ज्यादा डिमांड है। यदि कोल्ड चेन आती है ना, तो ये एक खास सीजन में सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं, एक खास सीजन में बहुत कम हो जाते हैं, ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोल्ड चेन वाले क्या करते हैं, जब बहुत सस्ती सब्जी होती है तो उसको खरीद के अपने कोल्ड चेन, जो कोल्ड वेयर हाउस होता है, कोल्ड स्टोरेज हाउस होता है, उसमें रख देते हैं। फ्रिज में, फ्रिज रहता है वो, तो एक माइनस से भी कम टेम्परेचर पर रखी रहती है सब्जी, खराब ही नहीं होती, 2-2 4-4 महीने खराब नहीं होती। और फिर क्या होता है, जब सब्जियां कोई पर्टिकुलर सब्जी जो है कम पड़ती है, तो उस कोल्ड चेन की सब्जियों को निकाल के मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। अभी तक भारत सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हम यदि कोई मेगा फूड पार्क जो है लेके आता है, तो उनको 50 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता में देंगे, अनुदान देंगे। मतलब यदि आप 100 करोड़ का प्लांट लेके आए या 70 करोड़ का भी प्लांट लेके आए मेगा फूड पार्क,
तो 50 करोड़ तो सरकारी देगी, है ना। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, यहां पर तो सरकार जो है 75% तक का वहन करने के लिए तैयार है। मतलब यहां लिमिटेशन नहीं 50 करोड़ वाली। यहां तो आपने 200 करोड़ का मेगा फूड पार्क खोला है तो 75% मतलब 150 करोड़ तक का जो है सरकार खुद देने के लिए तैयार है, केंद्र सरकार उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें भूमि लागत को नहीं जोड़ा जाएगा उत्तर पूर्व में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा, मेगा फूड पार्क जो है वो मैंने अभी बताया था कि भाई ओनली 42 ही आए, ज्यादा क्यों नहीं आए। इसका मेन कारण है कि मेगा फूड पार्क स्कीम के अंडर में यदि आपको आना है तो 50 एकड़ जमीन में मेगा फूड पार्क लगेगा, ये पहली शर्त है। और ये इस स्कीम को आप याद रखना कि मेगा फूड पार्क स्कीम के ऊपर एमपीपीएससी 5 मार्क्स में या 11 मार्क्स में एनालिसिस भी पूछ सकती है, तो आप ये पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि पॉइंट आपका पूरा एनालिसिस के लिए भारी पड़ेगा। 10 पॉइंट लिखने, मतलब गधे मत पालो आप अपने दिमाग में, शेर पालो। एक पॉइंट ऐसा बिल्कुल शेर जैसा पॉइंट होगा तो आपको हाई स्कोर मिलेगा। क्या पॉइंट है? बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट है, 50 एकड़ भूमि की पक्की जरूरत होती है ना। आप यदि 50 एकड़ भूमि जो है एक प्लांट के लिए आप इकट्ठी करते हैं तो बहुत चैलेंजिंग काम है साहब। कोई किसान दे रहे हैं, कोई किसान नहीं दे रहे हैं। लैंड एक्विजिशन जो है बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो इसको खत्म करके सरकार को 20 एकड़ वाला जो है वो नियम कर देना चाहिए कि एक मेगा फूड पार्क के लिए 20 एकड़ जमीन पर्याप्त है। तो 20 एकड़ तो कोई भी दे देगा, कोई भी किसान से आप कांटेक्ट कर लो वही दे देंगे, एक किसान ही दे सकता है ऐसा। 50 एकड़ थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है। तो मेगा फूड पार्क के लिए ये जो सुपर डुपर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्या मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि 10 तरह के पॉइंट तैयार कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं पुराने कि 10 गधे टाइप के बच्चे पैदा करने से अच्छा एक शेर जैसा बच्चा पैदा करो, तो ये ऐसा कहते हैं। तो वैसा का वैसा इन पॉइंट्स के साथ है। आप यदि नॉर्मल पॉइंट्स लिख देते हो जिनसे आपको हाई स्कोर नहीं मिलेगा, एक सुपर पॉइंट आप लिख दीजिए तो कॉपी चेक करने वाले पर असर ज्यादा पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए आपके एमपीपीएससी ने भी ऐसा ही किया। आप जानते हैं कि पहले जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता था तो उसमें 100 वर्ड्स होते थे, उसको घटा के उन्होंने 50 कर दिया, क्योंकि उनको भी पढ़ने में दिक्कत आती भाई, है ना। एक एक क्वेश्चन के लिए उनको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता था। अब तो एक नजर मारेंगे इतने में पढ़ सकते हैं। तो जो एक नजर में, मतलब आपके पास पॉइंट सब लिमिटेड है, और जो पॉइंट आप लिखोगे बहुत सटीक पॉइंट लिखना पड़ेगा और धांसू पॉइंट लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? धांसू पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो धांसू पॉइंट क्या है इस मेगा फूड पार्क का एनालिसिस के लिए? 50 एकड़ भूमि वाली व्यवस्था को खत्म करके, कंपलसरी वाली व्यवस्था को खत्म करके 20 एकड़ वाली व्यवस्था लाई जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इस किसान संपदा योजना की दूसरी स्कीम है, उसका नाम है एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना। अब इस योजना के ऊपर सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क्स में कि एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन योजना क्या है। What are an integrated cold chain and value addition infrastructure scheme? 5 marks 50 words। और किसान संपदा योजना में यदि 11 मार्क्स में पूछ दे तो ये स्कीम को जो आप 5 मार्क्स में लिखने वाले इसको आप पूरा का पूरा उसमें इनपुट कर दीजिएगा। तो 5 मार्क्स में यदि पूछ लें तो भी हम समझते हैं, और यदि किसान संपदा योजना के अंदर में लिखना है तो हम लोग एक बात याद रखना कि ये 11 मार्क्स में नहीं आएगी स्कीम। मेगा फूड पार्क 11 मार्क्स में आ सकती है अकेली, लेकिन ये वाली जो स्कीम है ये बिल्कुल भी जो है 11 मार्क्स में नहीं है, 5 मार्क्स में जरूर आ सकती है। क्या है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर? देखो क्या होता है कि हमारे देश में, थोड़ा सा इस योजना के उद्देश्य को समझ लीजिए। क्या होता है कि हमारे देश में यदि कोल्ड चेन का एक पूरा ग्रिड बनाने की जरूरत है। मतलब क्या कहेंगे? कोल्ड चेन ग्रिड क्या हुई, पहले इस वर्ड को समझिए। कोल्ड चेन ग्रिड का मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में टोमेटो का प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा टोमेटो का एक सीजन में प्रोडक्शन होता है, बाकी सीजन में नहीं होता। तो वहां पर जो एक कोल्ड स्टोरेज जो होगा, वो वहां पर स्टोर में क्या होगा? केवल टमाटर ही टमाटर होगा। तो वो कोल्ड स्टोरेज जो है केवल टमाटर का ही सप्लाई जो है ऐसे सीजन में जब टमाटर कम होंगे तभी करेगा बस।
और एक कोल्ड चेन ऐसी है जहां पर उस क्षेत्र में प्याज बहुत होते हैं एक सीजन में प्याज कम होते हैं, अब उस कोल्ड स्टोरेज में प्याज ही प्याज रखे, तो वो क्या, और इनका यदि आपस में कांटेक्ट नहीं होगा, इनका एक पूरा आपसी ग्रिड नहीं होगा, तो सारी वेजिटेबल्स जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएंगी। मतलब कोल्ड चेन ग्रिड का रिलेशन किससे है? एक दूसरे की परिपूरक चीजों से है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यदि कोई एक केचप प्लांट है तो वो क्या करेगा? उनको तो केचप में तो भाई टमाटर भी लगता है, अदरक भी लगता है, प्याज भी लगता है, उसका भी लिक्विड उसमें इंक्लूड करते हैं। तो कोल्ड चेन यदि ग्रिड लेके आते हैं तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है, और बाजार जो होते हैं उनके लिए भी सुविधाजनक होगा। यदि अकेले अकेले कोल्ड स्टोरेज हाउस होंगे तो वो घाटे में रहेंगे। ये सरकार का इनको कोल्ड चेन जो है, इन जितने कोल्ड स्टोरेज हाउस है, इनको एक 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 सिंगल यूनिट के अंदर लेके आना, एक ग्रिड के अंदर लेके आना, ये सरकार की इसमें। अब ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम काम कैसे करेगी, इसको समझ लीजिए। देखिए, कोल्ड चेन में जो है एक पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, मान लीजिए कि किसी ने कोल्ड स्टोरेज हाउस बनाया और उनके पास ट्रक नहीं है, या उनके पास छटाई की मशीन नहीं है, तो फिर क्या होगा? और कोल्ड स्टोरेज एक इतना खर्चीला हो जाता है, बाकी के लायक हर एक एंटरप्रेन्योर बचता नहीं है। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए भी बहुत पैसा लग जाता है, और एक ही क्षेत्र में सारे लोग मिले हुए भी होते हैं, सारे लोग मिलते हैं, ट्रक वाले भी मिलेंगे, ग्रेडिंग वाले भी मिलेंगे, और उसी क्षेत्र में पास में कोई ग्राहक भी मिलेंगे, और उसी क्षेत्र में किसान भी मिलेंगे। अरे को इस स्कीम के तहत इन सभी को जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो ट्रक वाले हैं, क्योंकि इसके जो ट्रक होते हैं वो बिल्कुल फ्रीजर ट्रक होते हैं। फ्रीजर ट्रक मतलब फ्रिज जैसे ट्रक होते हैं, आपने देखे नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ट्रक आते हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे मिल जाएंगे आपको। तो उनके अंदर भी फ्रीजिंग होती है, कोल्ड चेन हाउस तक लेके जाना, वहां से वहां पर ग्रेडिंग करना, फिर उनको जो है कोल्ड स्टोरेज ट्रक में रख के ग्राहकों तक पहुंचाना, ये सब व्यवस्था जो है इस स्कीम के तहत एक सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लाया जाएगा। मतलब आपस में मिलाना और कुछ नहीं, आपस में सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रक वाले एंटरप्रेन्योर, ग्रेडिंग वाले एंटरप्रेन्योर, किसान, ग्राहक, सप्लायर, कोल्ड चेन, सबको मिलाना इस स्कीम का खासतौर पे उद्देश्य ये भी है। तो कार्यप्रणाली इसकी ऐसे भी चलती है। और एक बात यह कि इस स्कीम को लागू कैसे करेंगे, इसमें जो है लाभ क्या है, ये खास तौर पे खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, खाद्य प्रसंस्करण में क्या है, टमाटर भी लग रहा है, अदरक भी लग रहा है, अनेक चीजें लग रही हैं, कंपोनेंट्स लग रहे हैं उसमें भी। अब उनको यदि अलग अलग मिलते हैं, एक राज्य में मिल रहे हैं, एक राज्य में नहीं मिल रहे हैं। अब मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में अदरक नहीं मिलता, उदाहरण के तौर पे मानिए आप, दूसरे राज्य से आयात करना पड़ रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे केचप प्लांट नहीं आ सकते। तो सारे कोल्ड स्टोरेज जो है यहां पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अदरक यहां पैदा नहीं होते हैं, लेकिन उनका कोल्ड स्टोरेज नहीं है, केवल टमाटर का ही है बस। तो क्या केचप बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सारे कोल्ड स्टोरेज यहां पर लाए जाएं, हर प्रकार के, हर एक वस्तुओं को मैनेज करने वाले, और उनको आपस में जोड़ा जाए। और जो इसकी सपोर्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ा जाए, जैसे ट्रक वाले, ग्रेडिंग वाले, सप्लाई करने वाले, इन सभी को आपस में जोड़ा जाए। ये इस स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आप इसको समझिए। इसमें केवल सब्जियां वब्जियां नहीं है, इसमें डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, मछलियां भी है, मांस भी है, समुद्री उत्पाद भी है, मुर्गी उत्पाद भी है, ये सब चीजें भी है। अब ये मछली, मांस, ये आप बोल रहे हैं कि ये क्या चीज है, मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे देश में जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है समुद्री उत्पादों का रोल है। एक्सपोर्ट हमारे यहाँ समुद्री उत्पाद ज्यादा होते हैं। मतलब हम एग्रो प्रोडक्ट में, कृषि उत्पादों में समुद्री उत्पादों का निर्यात में ज्यादा बड़ा योगदान है। तो इसको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। अच्छा, उद्यमियों को क्या लाभ होगा? जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको क्या लाभ होगा? यदि कोई एंटरप्रेन्योर कोल्ड चेन से जुड़ता है, कोल्ड स्टोरेज हाउस लेके आते हैं, या वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आते हैं। वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। वहां पर सब्जी जो है, मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि सब्जी बड़ी सस्ती होती है,
ठेले पर लोगे बड़ी सस्ती होगी, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट में बिल्कुल छटी हुई और बिल्कुल क्वालिटी वाली सब्जियां होंगी तो कीमत होगी। तो इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के एंटरप्रेन्योर यदि हैं तो उनको 10 करोड़ तक की वित्तीय सहायता सरकार उपलब्ध करा रही है। इस स्कीम को थोड़ा सा गहराई से जानने की आवश्यकता है। 10 करोड़ आपके हाथ में सरकार देने के लिए तैयार है। इसका एक प्रोजेक्ट तो तैयार करिए आप, सरकार आपको इतना उधार दे देगी। और कोल्ड चेन वालों को घाटा होता है, सरकार उसकी भी आपूर्ति करती है, 50% तक का उनका घाटा उठाती है। मतलब आप ये मत सोचिए हमने कोल्ड चेन खोल लिया, कोल्ड चेन शुरू कर लिया और कोल्ड स्टोरेज हाउस हमने बना लिया, हमको घाटा हो गया, हम क्या करेंगे, 10 करोड़ कहां से वापस देंगे। सर जी, आधा घाटा जो है सरकार उठाने के लिए तैयार है, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। पूरा तो नहीं उठा सकते, नहीं तो हमारे यहाँ कई लोग जो है वो जबरन में घाटा दिखाने लग जाएंगे। तो अभी तक इस स्कीम के लिए सरकार ने क्या किया है इसको समझ लीजिए। अभी तक 101 कोल्ड चेन परियोजनाओं को जो है उसमें करीब 2.76 लाख 2.76 लाख मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज जो है वो व्यवस्था हम कर पाए। वहां पर बिल्कुल कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, वहां बहुत सारे फ्रोजन भंडार बने हुए हैं जिनकी अच्छी खासी क्षमता है। 115 मीट्रिक टन प्रति घंटे की व्यक्तिगत त्वरित फ्रीजिंग हो सकती है वहां पे। 56 लाख लीटर दूध प्रतिदिन एवरीडे जो है प्रोसेसिंग हो सकती है हमारी जो इन स्कीम्स में हो पाया है। 210 मीट्रिक टन बैच ब्लास्ट फ्रीजिंग जो है वो व्यवस्था की। ये कुछ थोड़ी सी फ्रीजिंग की अलग अलग तकनीक है, ये हमने की है। और 629 रेफ्रिजरेटेड ट्रक वाहन जिसको हम कहें, जो मतलब जो ऐसे ट्रक जो फ्रीजिंग वाले ट्रक होते हैं, उनमें फ्रिज लगा होता है पीछे जो उनका जो सामान रखने का होता है वहां पे। तो ऐसे 629 रेफ्रिजरेटेड ट्रक जो है सरकार ने अभी तक खरीदे हैं, व्यवस्था की है। और इसमें टोटल जो है 838 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। अगली स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। मैंने आपको बताया कि ये बहुत जरूरी चीज है। क्या होगा कि मैंने आपको एक बहुत इस स्कीम को बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। जिस क्षेत्र में टमाटर ज्यादा पैदा हो रहे हैं, या जिस क्षेत्र में हमारे जैसे खास क्षेत्र है जहां पर मुर्गियां, कड़कनाथ मुर्गा जो है वो होता है, अब वहां पे क्या है, उसको आप प्रोसेसिंग प्लांट यदि वहां पर ले आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, जैसे एक खरगोन में एक क्षेत्र है, वहां पर जो है मिर्ची बहुत पैदा होती है। अब वहां पर क्या करें, छटाई का एक कारखाना हो, वहां पर एक पूरा प्रोसेसिंग प्लांट हो, तो वहां के जितने मिर्ची प्रोड्यूसर है उन सभी को फायदा मिल सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ उपक्रम बनाने होंगे। सरकार भी सार्वजनिक उपक्रम बना सकती है, और संयुक्त उपक्रम मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर बना सकते हैं। एफपीओ मतलब किसान उत्पादक संगठन भी इसके लिए आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। या आप बोलोगे किसान उत्पादक संगठन क्या है, तो किसान उत्पादक संगठन क्या, इसको आपको समझा दूं। क्या होता है कि इक्का दुक्का किसान नहीं, कई किसान मिलके एक प्रोसेसिंग यूनिट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक किसान एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं ला पाएगा, लेकिन एक उनका एक समूह बन जाए तो एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट ला सकते हैं। हर एक किसान को उसके लिए पैसे भी कम देने पड़ेंगे। एनजीओ भी इसके लिए काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सहकारी समितियां भी इसके लिए आ सकती हैं, है ना। और भी बहुत सारे संगठन जो है इसके लिए काम कर सकते हैं, गांव के संगठन आ सकते हैं, बहुत सारे संगठन आ सकते हैं। सब यदि मिल जाते हैं एक साथ तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे प्रोसेसिंग प्लांट हर क्षेत्र में हमारे यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट्स आ सकते हैं। पैक कर करके सामानों को दुकानों में बेचा जा सकता है और अच्छी कीमत को प्राप्त किया जा सकता है। यदि सीधे मतलब एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट को वापस नहीं समझ पाया तो मैं दोबारा समझा देता हूं। भाई एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट ये कि आप 1 किलो सब्जी आपने मान लीजिए किसान ने उत्पादन किया, उसमें से कुछ सब्जियां जो ऐसी हो सकती है जो खराब हो गई हैं, समय के साथ थोड़ी सी सड़ जाती है, उसको अलग छांट दिया जाए तो 1 किलो में खूब से खूब 100 या 200 ग्राम की छटनी हो जाती है। 800 जो होता है शुद्ध होता है। अब वो जो 800 ग्राम सब्जी जो है वो कीमत भी बढ़ा देती है।
मतलब 1 किलो टमाटर मान लीजिए कि 10 रुपए में बेच रहे थे, 2 किलो के 200 ग्राम टमाटर को छांट दिया और बचा कितना, 800, मतलब 8 रुपए का बचा। लेकिन वो 8 रुपए का नहीं रहेगा, वो 20 रुपए तक हो सकता है उसकी कीमत। मतलब ये बड़ी फायदे की चीज है। तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जो है उनको डेवलप करने का जो है सरकार का बहुत इरादा है। लोगों को, किसानों को इसमें सहयोग देना चाहिए। मेरा ये वीडियो हर किसान तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, ताकि किसानों, भाई कोई तो किसान होगा, हर गांव में एक किसान के पास भी यदि खबर पहुंच गई तो हो सकता है कि देश का काया पलटने में, क्योंकि सब चीजें सरकार पर निर्भर नहीं है भाई, हमें भी कुछ करना होगा। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, इस स्कीम को थोड़ा सा समझिए। देखिए क्या है कि एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट में या एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट में किन चीजों की जरूरत होती है? कच्चे माल सप्लायरों की भी जरूरत होती है, और पक्के माल, मतलब एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, एक इंडस्ट्री जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देती है, मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, तो उनको सप्लाई करने की भी जरूरत पड़ती है। तो बैकवर्ड से हम जो समझ सकते हैं कि कच्चे माल सप्लाई करने वाले, और फॉरवर्ड से हम समझ सकते हैं पक्के माल, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करने वाले। इन सबको जोड़ा जाए तो ये जो है इनका यदि लिंक बना दिया जाए आपस में, तो सप्लाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। सप्लाई सिस्टम एक दूसरे से जुड़ जाएगा, कीमतों को नियंत्रित किया जा सकेगा खासतौर पे इससे। तो ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजों के सृजन के लिए बात की जा रही है। ठीक है, इसके लिए किसान उत्पादक संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जो है अनेक तकनीकी जो है सिस्टम्स इसके साथ आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। अगला है खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना। मैं आपको बहुत पते की बात बताता हूं। आप जानते हैं कि भारत का जो एग्रो प्रोडक्ट है, एग्रो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट और फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कहां सप्लाई होता है? यूरोप में। अभी तो संभावनाएं आपके ईस्ट की कंट्रीज में भी बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमें यदि, और ये बात, एक बात और बताओ कि ये जो एग्रो प्रोडक्ट हैं, आपके फूड प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, ये अन्य देशों में जब बिकते हैं तो ज्यादा कीमत भी देते हैं। आप कभी यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा कि कनाडा में सब्जी के क्या भाव है, ब्रिटेन में सब्जियों के क्या भाव है। आप सोचोगे कि ये सब्जी यदि वहां एक्सपोर्ट होने लग जाए तो बात ही क्या होगी, होता भी है। लेकिन इसके लिए आपको क्वालिटी एश्योर्ड करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी एश्योर्ड करने वाले जो सिस्टम्स हैं उनको लाना पड़ेगा, और उनका एक्सपोर्ट कर सके ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इनको प्रमोट करना पड़ेगा, और सरकार को फंड भी देना पड़ेगा। एक्जिम बैंक नाम की एक बैंक है, वो इस फील्ड में काम भी कर रही है। तो हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। जब फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा, यहां कमी होगी तो किसान को फायदा ज्यादा मिलेगा, और हमारे यहां विदेशी मुद्रा का अर्जन भी ज्यादा होगा प्यारे छात्रों। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगला एक और बात आती है कि मानव संसाधन और संस्थान जो है आपस में जुड़े हुए हों। देखो, एक बात को समझना कि ये जितने भी प्लांट हैं, ये जितना भी पूरा सिस्टम है, ह्यूमन रिसोर्सेस पर ज्यादा निर्भर है। अब यदि हम मेगा फूड पार्क लेके आते हैं, हम इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम लेके आते हैं, और यहां पर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अनट्रेंड है, तो पूरी स्कीम का भट्टा बैठा देगा, मतलब हालत खराब कर देगा। तो अनुसंधान करने वाले लोग भी चाहिए भाई। एक केचप प्लांट में अलग अलग टाइप का टेस्ट चाहिए, तो रिसर्च करने वाले भी होने चाहिए, टेस्ट को रिसर्च करने वाले लोग भी होना चाहिए। तो अनुसंधान की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेस आए जो रिसर्च कर सके इस फील्ड में। पब्लिसिटी के लिए भी कुछ लोग जो है, सेल्स वाले जो हैं, क्योंकि सेल्स, भारत के लोगों को जो सेल्स करने का आइडिया है वैसा किसी को दुनिया में किसी को नहीं होता है, आपको बता दो। लेकिन क्या होता है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि लोगों को इस चीज के लिए ज्यादा ट्रेंड नहीं किया गया। जो थोड़े बहुत लोग ट्रेंड हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त भी करते हैं, अन्य देशों में सेल्स की सर्विस देते हैं। तो इसलिए कई ऐसे स्कीम्स चल रही हैं, कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेस को जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और भी ऐसे संस्थान जो है खोले जा रहे हैं। तो ये सभी किसान संपदा योजना के पार्ट है।
और भी ज्यादा इसको आप एनालिसिस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी स्पेशल क्लास में आपको यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी है तो जल्दी से जाइए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक घंटे का बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे और भी नए वीडियोस जो जैसे ही अपलोड होंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेटा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो क्लास का शेड्यूल आपको बराबर पता चलता रहेगा कि कब किसकी लाइव क्लास है। साथ ही यदि आप हमारा एडमिशन लेना चाहते हैं और ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो SP आनंद जाट मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है ना, रेफरेंस कोड है, वो आप लीजिए तो आपको 10% तक फीस में छूट भी मिलेगी बच्चों।